Hi, we finished the chapter marketing management and I'm going to now start the first chapter. So I already gave another video of introduction to management that actually belonged to this chapter. Nature and significance of management is the first chapter in your syllabus. So I already gave a detailed introduction about what management is, but we'll take a quick summary. And this chapter has too many subtopics in each topic, so I thought I'll just show a PPT presentation so you'll remember the pointers and also take notes along. So management's definition is about, I told you earlier, management is all about, since one person cannot do all the tasks alone, he has to hire different people from different fields. So management is an art of getting things done by others. So basically a manager is a person who manages everything. He gives work to people, he hires people to do the work, and then he also manages resources for the same. So management can also be defined as a group activity where different people work for a common objective. So even if you hire a guy for finance, a guy for marketing, a guy for sales, a guy for production, so different people have been hired from different fields for different work, but ultimately they all together work for the one common objective, that is the organization's objective. So just remember this word post corp. These are the management functions. So management के अंदर लोग क्या करते हैं वो समराइज करके इस ऑर्डर में फंक्शंस रिप्रेजेंट किए हैं. द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच, दिस इज हाउ इट इज. सो ये याद रखने के लिए आपको ये वर्ड याद रखना है ताकि इसी ऑर्डर में आप याद रखो, बिकॉज फंक्शंस इसी ऑर्डर में परफॉर्म होती है. सो पोस्ट कॉर्प में वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज योर सिलेबस कवर्स स्टिल ओनली कंट्रोलिंग. रिपोर्टिंग और बजटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बट पोस्ट कॉर्प का आर और बी स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग और बजटिंग. सो लेट्स लुक एट द वर्ड इन डिटेल. प्लानिंग मीन्स आप पहले से एक एडवांस प्लान बनाते हैं फ्यूचर के लिए. यू डिसाइड व्हाट टू डू. सो क्या करना है इज ऑल अबाउट प्लानिंग. ऑर्गेनाइजिंग में आप रिसोर्सेस लाते हैं ताकि वट एवर यू हैव प्लान्ड यू विल बी एबल टू परफॉर्म. सो आपने प्लानिंग में डिसाइड किया क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग में आपने रिसोर्सेस लाया है, तो स्टाफिंग में आप लोग लाएंगे जो उस काम को करेंगे. लोग आने के बाद डायरेक्टिंग में आप उनको बताते हैं क्या करना है एग्जैक्टली, व्हाट इज देयर वर्क. कंट्रोलिंग में आप उन्होंने जो डायरेक्टिंग के थ्रू काम किया है आप उनको गाइड करते हैं, और फिर कंट्रोलिंग में आप उनका परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि आपने जैसा बोला उन्होंने परफॉर्म किया है या नहीं. सो दैट्स ऑल अबाउट योर सिलेबस एज पर मैनेजमेंट फंक्शंस आर कंसर्न्ड. So you can take the notes. So these are your chapters from P to C. These are your chapters. Okay, you'll be studying each in detail. Now features of management I discussed in the earlier video, but a quick review. Pervasive का मतलब होता है universal. Management को pervasive इसलिए बोलते हैं because हर type के organization में, हर type के establishment में management होता है. So whether it is a company, an NGO, a hospital, a hotel, educational institution, anywhere management होता है. तो हर जगह होने वाली चीज़ को pervasive बोलते हैं. ग्रुप एक्टिविटी इसलिए बिकॉज बहुत सारे लोग साथ में काम करते हैं. कंटिन्यूस इसलिए बिकॉज ये फंक्शन सिर्फ एक बार जो आपने आगे पोस्ट कॉर्प देखा है वो सारे फंक्शंस कंटिन्यूसली जरूरी है परफॉर्म होते रहना. यू कांट प्लान फॉर वंस एंड सिट फॉर द होल ईयर. यू हैव टू कीप ऑन परफॉर्मिंग अगेन एंड अगेन. आप प्लान्स बनाते रहते हैं और वो सीक्वेंस फॉलो होता रहता है. डायनामिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि बाहर जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका फर्म भी वैसे ही फंक्शन कर रहा हो. जस्ट लाइक आप सीजन्स बदलते हैं तो आप अपने कपड़े भी उसी हिसाब से पहनते हैं. सिमिलरली मैनेजमेंट बाहर के फैक्टर्स को कंसिडर करता है. पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये सारी चेंजेस को देखते हुए मैनेजमेंट भी बदलता रहता है. यू हैव टू अडॉप्ट दोज चेंजेस. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोलते हैं मैनेजमेंट को बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी सेटअप होती है एक ऑब्जेक्टिव के साथ, और मैनेजमेंट दैट इज पीपल टुगेदर वर्क फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव. सो बिना गोल के कंपनी परफॉर्म नहीं करता. सो बिना गोल के मैनेजमेंट भी नहीं होता. सो मैनेजमेंट काम करता है व्हेन दे आर गिवन अ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑब्जेक्टिव. तो एक ऑब्जेक्टिव उनको पहले से मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग परफॉर्म करते हैं. मल्टी डायमेंशनल इसलिए, मल्टी डायमेंशनल किसको बोलते हैं जब आप एक चीज़ पे नहीं बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो एक साथ. सो मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ लोगों से काम कराना नहीं होता. आपको काम देखना है, आपको रिसोर्सेज देखने हैं, आपको फाइनेंस देखना है. एट द सेम टाइम आपको लोगों का भी ध्यान रखना है जस्ट टू मेक श्योर वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले नहीं जाए. सो दिस इज मल्टी डायमेंशनल.
So the next is objectives of management. I'll just remind you that you have already studied this topic in detail in your 11th standard first chapter as well. I'll just give a quick review of how questions come from this topic in 12th standard board. So objectives of management का मतलब है management क्या क्या अलग अलग objectives देखता होगा. So first is organizational, also known as economic objectives. ये objective वो होता है जो company के खुद के लिए होता है. That is why I've written these keywords for you to remember. When you copy this, just copy these things along. सो फॉर द कंपनी, फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से एक कंपनी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? इट्स फॉर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ताकि वो एक्सपैंड करे तो ज़्यादा प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होता है. सो ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए जो करता है फॉर द कंपनी, दोज आर इकोनॉमिक के ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड इज पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. ये जो भी आप एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑर्गेनाइज्ड एन एनुअल स्पोर्ट्स डे फॉर द कंपनीज एम्प्लॉयज़, तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया. या फिर इफ़ यू डिक्लेयर्ड कि 5 years ऑफ एक्सपीरियंस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं उन सबका आपने 10% पे इंक्रीमेंट दिया है, आप सैलरी उनका बढ़ा रहे हैं जिनका 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव. आप अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, दैट इज़ अगेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. जो भी आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं, दैट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. एंड लास्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव. लेट्स से आपने फिल्टर्स लगाए हैं चिमनी में ताकि आप स्मोक, पॉइजनस स्मोक रिलीज ना करें बाहर, तो दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव. आपने चैरिटी में डोनेट किया है, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव. आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं तो दैट बिकम सोशल ऑब्जेक्टिव. सो यूल बी गिवन एग्जाम्पल्स, सिचुएशंस मिलेंगे आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कौन सा टाइप का ऑब्जेक्टिव है ये. दैट इज हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बट ये क्वेश्चंस अब बोर्ड में कम आते हैं. सो हियर इज व्हाट यू नीड टू स्टडी इन डिटेल. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है पूरा कंपनी कितने लेवल्स में डिवाइडेड है, कौन किस लेवल में आता है. सो रिमेंबर, वॉट एवर द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑर्गेनाइजेशन क्या बना रही है उससे मतलब नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये रहता ही है. दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ओके, रिमेंबर दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नाउ it is very important for you to understand that how many levels organization consists of and which level consists which people. So ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इसलिए भी बनाते हैं, स्ट्रक्चर इसलिए भी बनाते हैं ताकि हर एम्प्लॉय को खुद पता रहे कि वो कौन से लेवल में आता है, तो उसके क्या फंक्शंस है, बिकॉज सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं. नाउ टॉप, मिडिल एंड बॉटम. सो लेट्स लुक इनटू टॉप में कौन आता है, मिडिल में कौन, बॉटम में कौन. टॉप लेवल इज also known as a senior executives वाला level. So it can be called as white collar employees. So white collar इसलिए बोलते हैं because they are managerial executives. Now CEO आपने सुना होगा, Chief Executive Officer. उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनमें से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वी कॉल डायरेक्टर्स. सो ये डायरेक्टर्स का जो बोर्ड बनता है, कमिटी बनती है फॉर एनी डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. MD स्टैंड्स फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर, SGM. सो ये सारे जो है, और ऊपर से अलग अलग डिविजन्स के लिए अलग अलग हेड्स होते हैं. लाइक से फॉर एग्जांपल चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, ये सारे जो सीनियर पोस्ट है वो सब टॉप में आते हैं. सो टॉप लेवल सीनियर मोस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव जॉब होता है, हाईएस्ट पेड एंड हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू देम एंड द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑल्सो होल्ड्स विद देम. सो ये टॉप लेवल, इतने सारे ये सारे लोग होते हैं उसके अंदर. नाउ मिडिल लेवल कंसिस्ट ऑफ, अलग अलग आपने डिपार्टमेंट्स देखी है पहले भी, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन. R&D स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिनका काम इनोवेशन करके नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करना होता है. परचेज. सो इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स रखते हैं, बट ये सारे कॉमन डिपार्टमेंट्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. सो ये सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं जो पर्टिकुलर अपना डिपार्टमेंट को लीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम असिस्टेंट्स. सो ये सारे लोग मिडिल लेवल में आते हैं. एंड बॉटम लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर एंड हिज वर्कर्स. सो ये प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली लिंक होता है. सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये लोग टारगेट प्रोवाइड करते हैं कि आपको कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बनाना है. प्रोडक्शन मैनेजर फर्दर सुपरवाइजर को बोलता है, बिकॉज सुपरवाइजर हैज टू मेक श्योर वर्कर्स उतना प्रोड्यूस करें. सो इनको मॉनिटर करने के लिए सुपरवाइजर है. यू कैन कॉल अ मॉनिटर जस्ट लाइक यू हैव इन क्लास. So he is entitled to provide guidance and training as well as to ensure कि ये workers इतना produce करें, ताकि जब हो जाएगा तो ये इनको रिपोर्ट करेंगे और ये इनको रिपोर्ट करेंगे. That's how it works. Now functions performed at each level. Top level, like I said, just look here. Top level is responsible to plan the objectives. Objective क्या होगा firm का, company का.
वो भी टॉप लेवल डिसाइड करता है. टॉप लेवल ऑल्सो मेक श्योर टू डिज़ाइन बजट, कितना कंट्रोल रखना है एक्सपेंसेस पे, कितना रेवेन्यू एनुअली होने वाला है, कितना किस डिपार्टमेंट को अलॉट करने वाला है, इन सबको मनी अलोकेट होता है, फंड्स अलोकेट होते हैं. सो कितना किसको अलॉट करना है वो सब कुछ पैटर्न पूरा ये डिसाइड करते हैं टॉप लेवल वाले. सो डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में रहती है. अगर कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो उसका स्ट्रैटेजी क्या होगा, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट से निकाल देना है, विड्रॉ करना है, तो उसका स्ट्रैटेजी क्या होगा. एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल. सो डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल के पास होता है बिकॉज हाइएस्ट अथॉरिटी इनके पास होती है. सो जस्ट मेक श्योर टू रिमेंबर, they design plans, they design policies, they design rules, they also design strategies and objectives. So कौन क्या करेगा वो सब डिसाइड ये लोग करते हैं. ना मिडिल लेवल का काम क्या होता है, ये जो बताते हैं उन सबको इंटरप्रेट करना रहता है. इंटरप्रेट का मतलब उसको समझो और इनको समझाओ बिकॉज इनका इनके साथ कॉन्टैक्ट डायरेक्टली नहीं हो पाता. बिकॉज दे मिडिल लेवल इज द लिंक बिटवीन बॉटम एंड टॉप लेवल. सो मिडिल लेवल का काम क्या होता है, इन्होंने जो पॉलिसीज बताई है ये उनको समझते हैं मिडिल लेवल, और फिर बॉटम लेवल को कम्युनिकेट करता है, समझाता है. इन्होंने जो काम डिसाइड किया है वो ये लोग समझते हैं, उसको डिवाइड करके इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टास्क, राइट. एंड अगर एट द सेम टाइम ये सिंस दीज पीपल आर द लिंक टू टॉप एंड बॉटम लेवल, बॉटम लेवल में कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो ये समझ के उनको कम्युनिकेट करता है. अगर इनके लेवल से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दे ऑल्सो डू दैट. बट एट द सेम टाइम इफ इट इज मैंडेटरी टू पास इट टू द टॉप लेवल, इनके प्रॉब्लम्स ये लोग इनको कम्युनिकेट करते हैं. So these are some basic functions they perform. Function का मतलब हर लेवल पे कैसा काम होता है. Now look at this. You can copy these. Top level, making plans and designing objectives and strategies. Decision making on budget and investment. When I say investment, it could be like a decision to purchase new machinery, a decision to purchase new building or land. तो ये सारे decisions भी top level लेता है. Allocating resources, किसको कितने funds दिए हैं, किसको कितने मैन पावर देना है किस लेवल पे, दैट इज नंबर ऑफ पीपल कितने काम करेंगे, वो सब वही डिसाइड करते हैं. मिडिल लेवल, लाइक आई सेड अर्लियर, इंटरप्रेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स मेड बाय टॉप लेवल एंड कम्युनिकेटिंग देम टू बॉटम लेवल. सो टॉप वालों ने जो पॉलिसीज बनाई है उसको खुद समझेंगे और फिर बॉटम लेवल को समझाएंगे. असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन क्या काम करेगा. कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, आपस में कोऑर्डिनेशन जरूरी है बिकॉज सब इंटरलिंक्ड होते हैं. इफ फिनेंस गाय डजंट अरेंज फॉर फंड्स, प्रोडक्शन वाला रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएगा. और अगर स्टाफिंग करने वाला HR डिपार्टमेंट अगर पीपल नहीं लेके आता है, वर्कर्स नहीं लेके आता है, तो भी प्रोडक्शन का काम अटक जाएगा. और अगर प्रोडक्शन वाले ने टाइम पे प्रोड्यूस नहीं किया तो सेल्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा. और अगर ये सारा रेडी नहीं है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले का काम रुक जाएगा. So ultimately every department is interlinked to each other, so they have to make sure they are coordinating. कोई आगे नहीं हो जाना चाहिए, कोई पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए, और आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए. Conveying the problems faced by bottom to the top level, hiring employees, arranging funds, arranging resources, etc. These are the middle level functions. Now bottom level is also known as supervisory level or operational level बोलते हैं उसको, just remember. सो काम क्या है सुपरवाइजर का वहाँ पे, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग वर्कर्स. अगर थोड़ा सा मशीनरी ट्रेनिंग होता है, इक्विपमेंट ट्रेनिंग होता है तो वो सुपरवाइजर खुद प्रोवाइड करता है. नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बाहर से ट्रेनर्स को इक्विप करता है ताकि वो लोग वर्कर्स को ट्रेन करके चले जाए. सो बेसिक गाइडेंस और ट्रेनिंग देता है. मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है, बहुत बार वर्कर्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते. So in that case, supervisor has to find out the reasons why they are upset. Maybe they are underpaid. Maybe उनको work hours का stress ज़्यादा पड़ रहा है. Maybe they are not getting enough breaks, rest intervals. तो ये सब consider करके वो motivate करता है time to time. और अगर कोई वर्कर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है बट उसको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रही है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो सुपरवाइजर हैज़ टू मेक श्योर वो प्रॉपर गाइडेंस दे, मोटिवेशन दे. अलॉटिंग टास्क टू वर्कर्स एंड मेक श्योर दे आर मेकिंग प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, ताकि सुपरवाइजर रिपोर्ट्स बनाता है ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को थोड़ा कंट्रोल रहे कि वर्कर्स कर रहे हैं या नहीं. सो प्रोडक्शन टारगेट्स फुलफिल नहीं होते तो सुपरवाइजर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन देयर. सो वहाँ पे टॉप लेवल प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल पकड़ेगा, प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर को रिस्पॉन्सिबल पकड़ेगा, और सुपरवाइजर हैज़ टू मेक श्योर वर्कर्स को कंट्रोल कर पाए वो. सो ये रिपोर्ट्स, व्हेन आई से रिपोर्ट्स, इट्स अबाउट हाउ दे आर वर्किंग. ये रिपोर्ट्स डिटेल एक एक वर्कर की बनती है, और ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्टिव वर्कर नहीं है, बहुत टाइम तक उसको वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा है, तो उसको एक चांस देते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग टू इम्प्रूव स्किल्स. अगर उसके बाद भी उसका प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं होता है तो द डिसीजन वुड बी टू मे बी ट्रांसफर हिम और जस्ट रिमूव हिम फ्रॉम द जॉब.
सॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड क्लैशेस अमंग वर्कर्स, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट जॉब. वर्कर्स के बीच में बहुत बार यूनियंस बन जाती है, फाइट्स हो जाती है आपस में, सो ये सब हैंडल करना, स्मूथ वर्किंग रहना रखना सुपरवाइजर का काम है. प्रोवाइडिंग फीडबैक टू टॉप लेवल अबाउट द प्रोडक्शन एंड हेल्पिंग इन परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो दिस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब डिटेल्ड रिव्यूज एज पर इंडिविजुअल वर्कर, कैसे फंक्शन कर रहा है, टाइम पे आता है कि नहीं, टारगेट्स फुलफिल करता है कि नहीं, एवरीथिंग एल्स. So the last topic of the chapter that is important from both perspective is nature of management. Now management को compare किया है अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग aspects के साथ. So art, profession and science are three different things. आर्ट आपको पता है, पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, दोज आर कॉल्ड आर्ट्स. प्रोफेशन का मतलब है you studied in 11th standard, getting specific knowledge in a पर्टिकुलर फील्ड एंड उसी के ऊपर आप अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज प्रोफेशन. साइंस एज एवरीबडी नोस. सो मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन ऐसा क्यों बोलते हैं, व्हाई डू वी कॉल मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ साइंस. सो विल लुक आफ्टर दिस कि इनके क्या क्वालिटीज है जिसकी वजह से मैनेजमेंट का कॉम्युनिटी दिखा रहे हैं इनके साथ. सो दिस कुड बी वन थिंग दैट यू माइट गेट इन एग्जाम. सो लेट्स लुक इन द फर्स्ट, मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं. बेसिकली आर्ट्स में ऐसा होता है, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप भले डांस का कोर्स लेते हैं, उसमें बहुत सारा थियोरी रहता है दैट यू नीड टू स्टडी. सिमिलरली अगर आप म्यूजिक सीखते हैं तो उसमें नोट्स सिखाते हैं, आपको स्वर सिखाते हैं, सो उसके भी नोट्स होते हैं. सो थियोरी का नॉलेज उसमें लेना जरूरी है. सिमिलरली मैनेजमेंट में भी थियोरी है, दैट इज वॉट यू आर स्टडिंग राइट नाउ इन दिस वीडियो, राइट. मैनेजमेंट की बुक्स ही आप पढ़ रहे हैं कॉमर्स लेके, बिजनेस स्टडीज के थ्रू, राइट. सो ये अल्टीमेटली मैनेजमेंट भी थियोरी होता है और आर्ट्स में भी थियोरी होता है. सो एक कॉमन पॉइंट है दोनों का कि दोनों में थियोरिटिकल नॉलेज लेना जरूरी है. ना सेकेंड पॉइंट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. उसका मतलब है भले थियोरी हमने बहुत अच्छी पढ़ ली, लेकिन जब सिचुएशन में अप्लाई करने की बात आती है देन ईच इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम ईच अदर. नाउ लेट्स से व्हेन टू पीपल टेक अ डांस क्लास and only one of them gets selected in a dancing competition audition, right. एक डांस कॉन्टेस्ट के ऑडिशन में एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ जबकि दोनों ने एक ही जगह से सीखी. सो वाई डज इट हैपन, बिकॉज उसमें से एक बंदे ने ज्यादा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन दिया, इन द सेंस उसने ज्यादा स्किल्स लगाए एज कम्पेयर टू द अदर वन. सो इवन इफ आप थ्योरी भले सब पढ़ लेते हैं, लेकिन अप्लाई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, कौन कैसे अप्लाई कर रहा है. जो ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा स्किलफुल अप्लाई करता है, they become better managers, right, better artist, better manager. ऐसा based on practice and creativity, like I said, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा इंसान उतना ज़्यादा उसके स्किल्स इंप्रूव होंगे, बिकॉज आर्ट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू प्रैक्टिस. आपकी पेंटिंग्स प्रैक्टिस के साथ साथ ज़्यादा अच्छी बन जाती है. आप पहले जैसा बनाते हैं 10 साल बाद थोड़ा ज़्यादा बेटर बनाते हैं, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड ओवर एंड ओवर. सो फॉर इवन मैनेजर्स, नॉर्मली मैनेजर्स की पोस्ट में एक्सपीरियंस पीपल को इसीलिए लेते हैं बिकॉज अगर आप एक न्यू कमर या फ्रेशर को हायर करते हो, ही कैन नॉट मेक वेरी गुड डिसीजंस बिकॉज उसको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. सो प्रैक्टिस करते रहेंगे, गलत सही का पता चलेगा, कब डिसीजन फेल्स होती है, कब डिसीजन गोज राइट. सो यू विल अंडरस्टैंड on and on with time. As time passes and you practice more and more, you become more creative. So because of these 3 points about art which are also common in management, इसीलिए management को art बोला है. Just remember these. So management को profession क्यों बोलते हैं? First of all, there is well defined body of knowledge in profession. Just like lawyer में आपको LLB करना पड़ता है, फिर उसमें आपको जितना थ्योरी है सेक्शंस याद रखने पड़ते हैं, पीनल कोड याद रखना पड़ता है. तो सिमिलरली अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरगो ऑल द डिफरेंट बुक्स एंड प्रिंसिपल्स दैट वर रिटन अबाउट मेडिसिन. आपको मेडिसिन का सारा नॉलेज लेना पड़ता है. सो बहुत सारी थ्योरी का नॉलेज है जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने एक्सपीरियंस के साथ लिखा है और वो आपको पढ़ना है इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रोफेशनल, राइट. तो सिमिलरली आपको सीए बनना है तो यू हैव टू अंडरगो ऑल द डिफरेंट लेवल्स ऑफ सीए. आपको सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं. और सिमिलरली आपको अगर मैनेजमेंट प्रोफेशन इसलिए है बिकॉज मैनेजमेंट में भी बहुत सारे अलग अलग बुक्स पढ़ने पड़ते हैं. आपको एमबीए करते हो आप, यू अक्वायर डिफरेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट बेस्ड बुक्स. तो उसमें भी नॉलेज है, प्रिंसिपल्स है जो आपको पढ़ने हैं. सेकेंड पॉइंट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, विच मीन्स मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन दोनों में किसी भी रैंडम पर्सन को एंट्री नहीं मिलती. एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब वो आप एग्जामिनेशन क्रैक करोगे AIMA का, राइट. सिमिलरली अगर आपको लॉ करना है तो आपको बार एग्जामिनेशन देना पड़ता है.
तो ऐसा सिमिलरली हर किसी पर्टिकुलर फील्ड में प्रोफेशनल बनने से पहले उनका एक एग्ज़ाम क्रैक करना होता है. तो बिना एग्ज़ाम या बिना डिग्री के आपको प्रोफेशनल लाइसेंस नहीं मिलता. सिमिलरली मैनेजमेंट में भी पर्टिकुलरली देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स कि इतने साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, मैनेजमेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है. तो दीज आर सर्टेन क्राइटेरिया बिकॉज एनी रैंडम पर्सन कैन नॉट गेट एंट्री एज अ मैनेजर. तो दोनों में कॉमन है. प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब है देयर इज एन एसोसिएशन विच फॉर्म्स द रूल्स, विच फॉर्म्स द सर्टिफिकेट्स, जो डिग्री इश्यू करता है, जो स्टैम्प प्रोवाइड करता है, टू डिक्लेयर एनी पॉलिसी, टू कंट्रोल द मेंबर्स. जस्ट लाइक in order to be a lawyer you have to be a member of the bar council, right? Similarly सारे CAs का जो है वो खुद का एक एसोसिएशन होता है. तो ये एसोसिएशन सारे रूल्स फॉर्म करती है कब क्या करना है, सो इंडिविजुअल कंट्रोल रखना ज़रूरी है. सो मैनेजमेंट का भी ऐसा ही रहता है, राइट? AIMA फॉलोज ऑल द रूल्स एंड वो रेगुलेट करता है जो सारे मैनेजर्स को फॉलो करने होते हैं. सो प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो रूल्स डिक्टेट करता है. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ऐसे एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं दैट एवरीबडी हैज टू फॉलो. लाइक सिमिलरली लेट्स से लॉयर है तो उसको ओथ टेकिंग पहले करना पड़ता है टू बी fair and just with all the cases he takes on. So similarly oath taking ceremony होती है. Similarly डॉक्टर्स का भी oath taking ceremony होता है. So ये जो ethical code of conduct है इसलिए होता है क्योंकि ethics का रहना बहुत ज़रूरी है. Ethics means the understanding of what is right and what is wrong. So even if you are a doctor, a lawyer or any other service person or professional or a manager, you have to have a clear understanding of what ethics are. आप एक मैनेजर बनने के बाद भी आप अनफेयर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप गलत तरीके नहीं अपना सकते. सो यू हैव टू मेक श्योर यू फॉलो एथिक्स. तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा दोनों में होता है. सर्विस मोटिव, एनी अल्टीमेट प्रोफेशन हैज सर्विस मोटिव. भले वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, उसका मेन एम्बिशन ये रहता है, मेन गोल ये रहता है कि पीपल को सर्विस प्रोवाइड करो, right? So that is the ultimate motive behind any service. Similarly, management of any company intends to serve people, employment provide करना, good services and goods provide करना. So ये सब उसका service motive है, to serve the society, to serve the people. And lastly, management is a science. बिकॉज साइंस में सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है. अगेन थियोरी होती है जो इतने सालों से साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट करके बनाया है. वो सारी चीज़ें जब सक्सेसफुल होती हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स, दे पुट इट डाउन इन फॉर्म ऑफ अ थियोरी दैट यू नीड टू गो थ्रू. नाउ दीज लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय देम एंड दे हैव पुट इन टू थियोरी एंड पेपर जस्ट टू मेक श्योर कि उनके अगले जनरेशन उसको फॉलो कर पाए और वो अप्लाई कर पाए. सो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज फुल ऑफ थियोरीज दैट यू हैव टू स्टडी, राइट, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली मैनेजमेंट के भी बहुत सारे थियोरीज है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स है, केस स्टडीज होती है जो अलग अलग कंपनीज के ऊपर से होती है. सो यू विल स्टडी in detail about those principles in the second chapter, which will be starting after this. So systematized body of knowledge is existing in both science and management. Now based on experimentation means any scientific principles have been formed after years and years of experimentation done by scientists, right? So they have been experimented. So the first time maybe Edison invented the bulb, he might have crashed 100 times. So maybe he was not successful in the first time. So it took him a lot of experiments to figure out the right way to lighten up a bulb. So similarly management के principles जो है वो first time में नहीं बने हैं. लोगों ने मैनेजर के पोस्ट पे CEO बन के बहुत सारे साल काम किए. उन्होंने देखा what went wrong, how decision making should be done, what not to be done. So all these things they have made out of their experience, they have put in form of a paper. So all these principles that you are studying now are experiments of some other people done, right? यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है साइंस के प्रिंसिपल्स है, लॉस है, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अप्लाई करो आपको डिजायर्ड सेम रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है. सिमिलरली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर अ स्मॉल स्केल, वेदर अ लार्ज स्केल, वेदर अ सर्विस सेक्टर या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अप्लाई करो, आपको इक्वली प्रिंसिपल्स अप्लाई करने में आपको ईजी पड़ेगा. एंड एवरीवेयर दे प्रोड्यूस द सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट. आपको गाइड करने के लिए प्रिंसिपल्स बनती है कोई भी सब्जेक्ट में, एंड दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. आप कहीं पे भी उनको किसी भी कंट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द first chapter. There is one more topic called coordination. We'll be discussing once school reopens because it has some theory to be noted down.